सर जी चैप्टर नंबर, आवाज क्लियर है? चैप्टर नंबर 6 प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बेसिकली वो डॉक्यूमेंट, वो मार्केटिंग टूल, वो चीज़ जिसके ज़रिए आप पब्लिक को इनवाइट करो कि हमारे शेयर्स खरीद लें, उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। पब्लिक को इनवाइट करो कि हमारे शेयर्स खरीद लें, जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए, जिस नोटिस के ज़रिए, जिस सर्कुलर के ज़रिए, जिस मटेरियल के ज़रिए, जिस एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, ऑफ़र के ज़रिए, पब्लिकेशन या अदर इन्विटेशन के ज़रिए, ये बुनियादी तौर पे प्रोस्पेक्टस होता है। और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और एंटिटी और अदर देन डिपॉजिट इन्वाइटेड बाय द बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अच्छा, वो ये बात कह रहा है कि जल्दी से डाल, 1 मिनट पहुंच कीजिए। अच्छा, प्रोस्पेक्टस, उसने कहा डॉक्यूमेंट हो, नोटिस हो, सर्कुलर हो, मटेरियल हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट हो, पब्लिकेशन हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए आप हम आवाम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि आओ हमसे शेयर खरीद लो, ये प्रोस्पेक्टस है। हाँ, अगर बैंक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निकाले या अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करे जिसके ज़रिए वो लोगों से डिपॉजिट मांग रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि हमारे बैंक में पैसे जमा कराओ, तो ये प्रोस्पेक्टस नहीं होगा। प्रोस्पेक्टस, पर्पस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? सर जी वो कहता है इफ कंपनी वांट टू इशू सिक्योरिटीज टू लार्ज नंबर ऑफ, आम जनता, आम आवाम को आप सिक्योरिटीज इशू करना चाह रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। अगर जनरल पब्लिक वांट टू सब्सक्राइब और परचेज सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी, इट कैन हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टस कब इशू करना है? कंपनी में इशू अ प्रोस्पेक्टस एट एनी पॉइंट इन द टाइम ऑफ हिज लाइफ, कैन इशू शेयर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैन डिसाइड टू इशू शेयर्स इन फ्यूचर। Existence of prospectus ends after the purpose is fulfilled. प्रोस्पेक्टस की एग्जिस्टेंस ख़त्म होती है जब पर्पस ऑफ द प्रोस्पेक्टस फुलफिल हो जाता है। इट इज़ नॉट लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर जी याद है वो हम एक बात बताते होते हैं टेक्स्ट में, एक है रेजिडेंट होना, ये स्टेटस है, चेंज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ही सर जी प्रोस्पेक्टस जो है वो एक ख़ास टाइम के लिए होता है कि आप शेयर ख़रीद लें। जब वो टाइम गुजर जाता है, जब वो मकसद पूरा हो जाता है, तो ये प्रोस्पेक्टस ख़त्म हो जाता है। ये वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं है जो कंपनी की बुनियादों में बैठ जाए, जैसे प्रोस्पेक्टस और मेमोरेंडम जो के हिले ही ना। सर एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस है और एक सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस है। व्हाट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस? सेल्फ प्रोस्पेक्टस सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को अलाउ करता है कि मल्टीपल ऑफर्स एज डिस्क्लोज इन द ऑफरिंग डॉक्यूमेंट। सर जी एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, एक प्रोस्पेक्टस टू प्रोस्पेक्ट। मैं इसको समझाने के लिए कहता हूँ कि सर मैंने एक प्लान बनाया है, हम सीए का इंस्टीट्यूट बनाते हैं, सीए का इंस्टीट्यूट बनाते हैं, हम सबसे पहले एक फ्लोर बनाएंगे और पीआरसी शुरू करेंगे, फिर उसके 1 साल बाद ऊपर वाला फ्लोर बनाएंगे और कैफ शुरू करेंगे, फिर उसके 3 साल बाद उससे ऊपर एक फ्लोर बनाएंगे और सी फैप शुरू करेंगे।
ठीक हो गया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की है। लोगों को घेरने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि आओ यार इन्वेस्टमेंट कर लो, बड़ी कमाई है। पहले साल पीप सारा आपको सारा प्लान दिया, अब आपके साथ तय हो गया। आपको पता है पहले साल कंपनी को 1 करोड़ रुपया चाहिए, अगले साल कैफ का लेवल बढ़ा है वहाँ पर 3 करोड़ रुपये चाहिए, उससे अगले साल सी फैप है वहाँ पर फिर 1 करोड़ चाहिए। किस किस टाइम पर कितने कितने पैसे चाहिए, एक डॉक्यूमेंट इशू करूंगा, मल्टीपल बार ऑफर कर सकूंगा उसे एक डॉक्यूमेंट से। सर सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस, a supplement to prospectus invites general public for subscription of the securities earlier offered to the public through shelf prospectus। वो कहता है सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस जो है ये इनवाइट करता है जनरल पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज अर्लियर ऑफर टू द पब्लिक थ्रू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। दिस सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस फॉर ईच ऑफरिंग कंटेन्स अपडेटेड डिस्क्लोजर्स। अभी तो मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, आपको मल्टीपल टाइम बता दिया था कहाँ कहाँ पर आपने उसको वो करना है। अब थोड़ा सा इस स्टेप पे आगे आ जाओ। अगला जो स्टेप है वो है कि आपने अगले साल जब कैफ के लिए लोगों को कहना है कि लाओ फिर पैसा लाओ, कैफ लेवल शुरू करना है, उस वक्त के हालात मुख्तलिफ हो गए होंगे, उस वक्त कुछ तब्दीलियाँ आ गई होंगी प्लानिंग से हट के। मैंने प्लान किया था 800 PRC का बचाएगा, बच्चा आ गया 1000। अब उसके मुताबिक मुझे 1000 के हिसाब से मुझे अब कैफ की प्लानिंग करनी है। तो अब जो मैं इनवाइट करूँगा लोगों से सब्सक्रिप्शन, या लोगों को कह रहूँगा कि हमारे शेयर खरीदो, मैं ज़्यादा शेयर इशू कर रहूँगा, ज़्यादा पैसे दरकार होंगे। यार मेरी बात पिक कर रहे हो। उस वक्त अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए एक सप्लीमेंट इशू हो जाता है। सर आपकी किताब में नहीं सप्लीमेंट आता, किताब पहले ही आ गई पूरे सेशन की, 3 माह बाद एक सप्लीमेंट आ गया कि ये वाली जगहों पे ये 3 जगहों पर चेंजेस है, बाकी सब वैसा ही। तो ये प्रोस्पेक्टस सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस होता है। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार बिफोर इशू। On or before the date of publication, a copy signed by every person named as a director or proposed director should be filed with the registrar। वो कहते हैं on or before the date of publication, हमने साइंड कॉपी जिसमें डायरेक्टर ने साइन किए हुए हों, प्रपोज डायरेक्टर ने या जो भी उसने जो साइन किया हो, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन अ कॉपी साइंड बाय एवरी पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को फाइल करनी है, रजिस्ट्रार को जमा करानी है। भैया प्रोस्पेक्टस इशू करने लगे हो, साइंड कॉपी डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर की रजिस्ट्रार को जमा करानी है पब्लिकेशन से पहले। अगर कॉन्ट्रावेंशन की, अगर खिलाफ वर्जी की तो लेवल 2 की पेनल्टी, अगर खिलाफ वर्जी की तो लेवल 2 की पेनल्टी है। अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो कहता है प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अप्रूव बाय SCCP। प्रोस्पेक्टस को किसको अप्रूव करना चाहिए? SCCP अप्रूव करे प्रोस्पेक्टस को। इशूअर और ऑफरर शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ SCCP फॉर अप्रूवल एट लीस्ट 21 days बिफोर द प्रपोज्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन। वो कहता है इशूअर या ऑफरर सबमिट करेगा SECP को कॉपी 21 दिन पहले प्रोस्पेक्टस के शाया करने से। पब्लिकेशन का मतलब है शाया करना, उसे 21 दिन पहले कम से कम उसको भेजी जाएगी। SCCP अप्रूव करेगा, और अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हुई
SECP approve if it contains such information report as may be prescribed by the regulation। सर इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन हुई जो है रेगुलेशन ने कही है तो वो उसको अप्रूव कर देगा और ये 60 दिन तक वैलिड होगा। ये बड़ी अहम बात है। प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल लेकर आपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, अब 60 दिन बाद हालात तब्दील हो गए हैं तो फिर प्रोस्पेक्टस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वाला होना चाहिए ना। तो वो कहता है 60 दिन आपने अप्रूवल लेके 60 दिन तक प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। लिमिट ऑफ 60 डेज में बी एक्सटेंडेड बाय SECP फॉर सम रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी इशूड, पब्लिश्ड, circulated without SECP's approval. Some condition also applies on shelf prospectus and same condition, यही condition शेल्फ प्रोस्पेक्टस सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस। सर जी SECP की अप्रूवल लाजमी है, SECP की अप्रूवल नहीं होगी तो प्रोस्पेक्टस शाया नहीं हो सकता। और SECP की अप्रूवल लेते वक्त SECP अप्रूवल देते वक्त मजीद कंडीशंस भी ऐड कर सकता है। विदाउट प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ SECP नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, पब्लिश, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, एडवर्टाइज an advertisement other than prospectus announcing a public offer of securities unless a prospectus has been published and the advertisement gives an address in Pakistan from which it can be obtained। वो कहता है SECP की प्रायर अप्रूवल के बगैर कोई पर्सन इशू नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, पब्लिश नहीं करेगा, टेलीकास्ट नहीं करेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, एडवर्टाइज नहीं करेगा अदर देन प्रोस्पेक्टस अनाउंसिंग अ पब्लिक ऑफर। भाईजान SECP के अप्रूवल के बगैर कोई बंदा भी शाया नहीं करेगा, लोगों में नहीं जो है वो बताएगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, इन्फॉर्म करेगा लोगों को पब्लिक ऑफर के बारे में जब तक कि वो पहले SECP से अप्रूव ना हो जाए। दूसरे नंबर पे जब आप किसी को कहते हैं कि आ जाओ खरीद लो, आ जाओ खरीद लो, आ जाओ सब्सक्राइब कर लो, तो कितने उसका एड्रेस बताना लाजमी होगा, उसका एड्रेस बताना लाजमी होगा। इश्यूअर या ऑफरर शैल नॉट एट एनी टाइम vary the terms of clause given in its prospectus except with the approval of SECP. SECP shall not be liable to any action in damages suffered due to any prospectus approved by SECP. Securities offered by State Bank of Pakistan। वो कहता है सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफर करे? वो असल गेम ये है कि जी हमने कहा SECP की अप्रूवल के बगैर सिक्योरिटी हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते, मार्केट नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि वो हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करें। इस रूल की एक्सेप्शन ये थी, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी इशू करे तो उसको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है SECP से। अगर प्राइवेट ऑफर है तो भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी कंपनी, अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं, आप यानी एक कंपनी के मुलाजिमीन को या एक कंपनी के मेंबर्स को उसी कंपनी के शेयर ऑफर हो रहे हैं या उसकी सब्सिडरी कंपनी के शेयर ऑफर हो रहे हैं, उसके लिए भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर सिक्योरिटीज़ मेंबर या एम्प्लॉयज़ ऑफ द इशूअर को इशू हो रहे हैं, सिक्योरिटीज़ अपनी कंपनी के मुलाजिम को सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं फैमिली को कर रहे हैं तो उसके लिए भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सर if securities are shares and are offered as bonus share to any or all of the members of issuer। अगर सिक्योरिटीज जो हैं वो शेयर्स हैं और ऑफर की जा रही हैं एज बोनस शेयर टू ऑल
if securities are shares and are offered as bonus share to any or all of the members of the issuer. सर जी, इशूअर के मेंबर्स को सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं या बोनस शेयर इशू की जा रहे हैं, उस केस में भी SCCP से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये कम से कम 4-5 बार यही वाला सवाल आ चुका है कि भाई प्रोस्पेक्टस के लिए, वो सवाल पूछता है प्रोस्पेक्टस के लिए तो SCCP से अप्रूवल चाहिए, आप बताएं किन सर्कमस्टेंसेस में अप्रूवल नहीं चाहिए। सर जी, इशू, सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। इशू, सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो कहता है प्रोस्पेक्टस शैल बी पब्लिश्ड एट लीस्ट 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर। इट शैल बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एट लीस्ट 7 days एंड एट मोस्ट 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सर जी, आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है एक इंग्लिश और एक उर्दू न्यूज़पेपर में। एक्चुअल में जब आपने शेयर इशू करने हैं, कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन की, पब्लिक की सब्सक्रिप्शन यानी पब्लिक को शेयर बेचने या शेयर इशू शुरू करने हैं, उससे कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले, कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले, इस पीरियड में आपने प्रोस्पेक्टस को पब्लिसाइज करना है। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अप्रूव्ड प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल। ये प्रोस्पेक्टस की कॉपियाँ रजिस्टर्ड ऑफिस में, सिक्योरिटीज में, बैंकर में, रजिस्ट्रार के पास, बैलेटर के पास और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास प्रोस्पेक्टस की कॉपीज़ मौजूद होनी चाहिए। और प्रोस्पेक्टस और सब्सक्रिप्शन फॉर्म, सर असल में होता ही है जिस तरह प्रोस्पेक्टस हम कॉलेजेस का देखते हैं और वो सारी राम कहानी के बाद एंड पे फॉर्म होते हैं जिसको फिल करके जमा कराना होता है, इसी तरह ही ये शेयर खरीदने के लिए भी एक प्रोस्पेक्टस होता है और सारी स्टोरी के बाद एक फॉर्म होता है जिसको सब्सक्रिप्शन फॉर्म करते हैं। असल में यही सब्सक्रिप्शन फॉर्म आपने जमा कराना होता है। सर, अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑफ द इशूअर and shall remain there for date of its publication in newspaper till the closing of subscription। कहते हैं वो अखबार में भी इश्तिहार देना है, वेबसाइट पर भी अपलोड करना है। सर जी, बाज़-औक़ात प्रोस्पेक्टस के अंदर ना आपको एक एक्सपर्ट की बात लिख देते हो। अब आप प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर लिख रहे हो कि जनाब ये हम आपसे शेयर्स तो कह रहे हैं ख़रीद लें, हमारा एक एक्सपर्ट है जो इंजीनियर है, या हम आपसे ये तो कह रहे हैं कि ये CA इंस्टीट्यूशन है आप ख़रीद लें। हम मिसाल के तौर पे एक एक्सपर्ट है जो पिछले 35 साल से CA को पढ़ा रहा है, उसके हवाले से एक बात कहना चाहते हैं। वो हमारे इदारे के बारे में जिसके हवाले से हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे थे, वो कहता है ये लोग एक स्टार टीचर्स का कॉम्बिनेशन है और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये लोग जो हैं वो अगले मिसाल के तौर पे अगले 2 साल में 10,000 बच्चे को पढ़ा रहे होंगे। वो एक्सपर्ट बंदा हमारे बारे में ये राय दे देता है। अब ये बात हम प्रोस्पेक्टस में लिख देते हैं। सर, एक्सपर्ट की बात प्रोस्पेक्टस में लिखी जा सकती है, हाँ जी, लेकिन वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारे इदारे का पार्टनर ना हो, इंडिपेंडेंट बंदा हो। वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए जो खुद इंटरेस्टेड या एंगेज ना हो कंपनी में। और एक्सपर्ट से मुराद बैंकर, सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंजीनियर। एक्सपर्ट से मुराद कोई भी वो बंदा जो कि प्रोफेशनल हो, बैंकर, एडवाइज़र, इंजीनियर, वैल्यूअर अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, जिसका प्रोफेशन उसको इजाज़त देता हो कि आप कोई रिपोर्ट दे। सर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, आपका प्रोफेशन आपको अथॉरिटी देता है कि आप ऑडिटर रिपोर्ट देते। इस तरह इंजीनियर का, इंजीनियरिंग में भी वो वैल्यूएशन करते हैं और लॉयर भी अथॉरिटी देता है। अब जिस एक्सपर्ट ने ये बात की है
उसकी मर्जी से आपने उसकी स्टेटमेंट शामिल करनी। असल में हुआ ये कि एक बहुत सीनियर एजुकेशनिस्ट यहाँ पर आए, उन्होंने ये जुमला बोला, वो घर चले गए, हमने ये जुमला प्रोस्पेक्टस पे छाप दिया। वो तो पाड़ के रख लेते, लेकिन देखे ना उसने कहा है, वो चला गया, मैंने वो प्रोस्पेक्टस पे छाप दिया और मैंने नीचे लिख भी दिया, फॉर एग्जांपल मिस्टर ज़ोहरुल्लाई। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? सब प्रोस्पेक्टस पे जिस बंदे की एक्सपर्ट की ओपिनियन लिखी है या एक्सपर्ट की जो है वो आपने बात लिखी है, उस बंदे की अपनी रिटर्न कॉन्सेंट भी ले। हाँ, मैं इजाज़त देता हूँ कि आप प्रोस्पेक्टस में ये वाली बात लिखें, क्योंकि बाद जो बंदा है ना कि मेरा ये मतलब नहीं था। सर समझ आ रही? तो जनाब ये एक्सपर्ट consent. There appears in the prospectus a statement that expert has given and has not withdrawn his consent. आम तौर पे धोखा होता किधर? इसी स्टेज पे। जब मुझे लोगों से पैसा चाहिए तो मैं क्या बेचूंगा कि लोग पैसा देंगे? झूठ बोलूँगा। इंशाल्लाह जो बंदा करोड़ इन्वेस्ट करेगा, महीने का 10 लाख उसे मिल रहा होगा। एहो जी गल्लां। अब होगा क्या? अल्टीमेटली मैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हरकत कर रहा हूँ, और उसको जब पूरा नहीं कर पाऊंगा तो वो मसला बनेगा। सजी मेरी बात समझ आ रही? उस केस में भाई ये फ्रॉड है, ये जुर्म है किसी के साथ ऐसे धोखा करना। तो प्रोस्पेक्टस को SEC से प्रूफ क्यों करवाया है? प्रोस्पेक्टस के साथ इतनी चीज़ें क्यों जोड़ी हैं? सर इसीलिए ये प्रोस्पेक्टस में सबसे ज़्यादा झूठ होता है। सर आप सोसाइटीज़ जब बनती है तो उसके दावे देखा करें। सर सारा झूठ होता है। वो कहता है भाई कोई भी बंदा जो ऐसा करेगा वो जुर्म है। आप मिसलीड, इनकरेक्ट, अनट्रू, डिसेप्टिव स्टेटमेंट लिखेंगे, ये जुर्म है। या कोई बात जो लिखनी चाहिए थी नहीं लिखेंगे। आपने ये बात लिखी नहीं कि ये मेन रोड, GT रोड अगर यहाँ से गुजरेगी तो ये सब कुछ होगा। बाकी सारी बातें की हैं कि बहुत बड़ी शानदार सोसाइटी है, बहुत बड़ी है। असल बात की ही नहीं कि GT रोड गुजरेगी तो इसकी सारी वैल्यू आएगी। इस तरह की अहम बात आप छोड़ गए। ये भी डिसेप्टिव है। जो बंदा भी प्रोस्पेक्टस को इशू करने वाला होगा, डायरेक्टर होगा, प्रोस्पेक्टस पे जिसने साइन किए होंगे, वो लायबल होगा कि कॉम्पनसेट करे हर उस बंदे पर जिसने प्रोस्पेक्टस पर एतमाद करते हुए जो है ना मिसलीड किया। कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट कहते हैं शुरू करना। अब आपको सर जी इदारा जब इनकॉर्पोरेट हो गया है तो साथ ही बिजनेस शुरू कर सकता है, कमेंस कर सकता है? द आंसर इज नो। वो कहता है इदारे होते हैं दो तरह के, प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, वो तो काम इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी इदारे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा, उसके बाद कारोबार शुरू करेंगे। बोरो कर ही नहीं सकते, बोरिंग नहीं कर सकते जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं होगा उनके पास। शेयर, अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कब आएगा? सुनना, सबसे पहले शेयर्स अलॉट हो गए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो मिनिमम प्लानिंग जो इन्होंने की हुई थी उतनी सब्सक्रिप्शन हो तो शेयर्स अलॉट होते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गई है और शेयर्स अलॉट हो गए हैं। हर डायरेक्टर ने पे कर दिया कंपनी को इन कैश फुल अमाउंट ऑन ईच ऑफ शेयर्स टेकन ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन बाय हिम।
every director has paid to the company in cash full amount on each of the shares taken or contracted to be taken by him. हर डायरेक्टर ने फुल अमाउंट पे कर दी है जो उसने तय की हुई थी. नो मनी. अच्छा, अब 500 लोगों को शेयर देने थे, 800 लोगों ने अप्लाई किया, 500 को शेयर दे दिए, बाकी 300 को क्या करना पड़ेगा? पैसे वापस. तो जो ओवर सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, जिनको हम शेयर नहीं दे सकते, उनको पैसे तो वापस करें. वो कहते हैं पैसे पेबल नहीं होने चाहिए कंपनी पे, वो वापस कर दिए. और रजिस्ट्रार को ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव और वन डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने जो दे दी है कि जनाब हमने ये कंपनी एक्ट के असूलों के मुताबिक बनाई है और चलाएंगे, हलफनामा होता है. और कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू हो गया, ये कंक्लूसिव एविडेंस होती है. और कंपनी ने प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी फाइल कर दिया है. ये सर Registrar shall after making necessary inquiry accept or register the relevant document. अब जाहिर बात है प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल किया है, रजिस्ट्रार को देखेगा, इंक्वायरी करने के बाद एक्सेप्ट करेगा. रजिस्ट्रेशन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस. इब्राहिम आ गया ऊपर, उसको बुला लें. रजिस्ट्रेशन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस. रजिस्ट्रेशन एक कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि कंपनी इज एंटाइटल्ड टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन. एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी before the date at which it is entitled to commence business shall be provisional only and shall not be binding on the company until that date. वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाएगी कंपनी before the date at which it is entitled to commence business shall be provisional only. सर याद रखना, ये बड़ी काम की बात है, बड़ी काम की बात. जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उससे पहले कंपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करे, जो भी पक्कियां पकाए, जो भी वादे करे, वो उस पर बाइंडिंग ही नहीं होता. नहीं, वो कहता है कंपनी अगर एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी बिफोर द डेट एट which is entitled to commence business shall be provisional only and shall not be binding on the company until that date. अब है क्या, इसको ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी ने पक्कियां पका ली, इंशाल्लाह आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपके साथ करेंगे, आपके साथ करेंगे, सारों के साथ पक्की पका ली, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिए. बाद में पता चला वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं आई जिसके बाद कंपनी ने शुरू होना. वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आई जिसके बाद कंपनी ने शुरू होता. यार हाँ, एक मिनट भाई, यार इसका जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किए कंपनी ने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले, मैंने कहा भाई सारी बातें पक्की पका ली, एंड पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही जमा नहीं हुई, अब कंपनी नहीं चल सकेगी. अब अगर कंपनी ना चल सके, सेम है, कंपनी ना चल सके 1989, कंपनी ना चल सके, कंपनी कमेंस नहीं कर सकी बिजनेस को, ठीक हो गया सर. ये है. उसके बाद अगर लेवल 2 की पेनल्टी है और ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर एक कंपनी नॉट एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी जो कि कन्वर्ट हुई है प्राइवेट कंपनी से. एक बार जल्दी से इसको देख लें, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को. सिर्फ वन जी वैसे जो सी पहले कंपनी बनने से पहले के एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, इसमें कोई लीगल चार्जेस या कोई देते हैं जी, वो उसके कौन लायबल होता है अगर पे नहीं होते तो? सॉरी दोबारा बताइएगा. कंपनी बनानी है ना हमने, हाँ कोई लीगल एडवाइस नहीं है और हाँ चार्जेस भी पे करनी है, कंपनी पे करेगी, कंपनी पे करेगी, कंपनी लायबल होती है. नहीं तो बनी नहीं थी तब, कंपनी नहीं बनी थी तो कंपनी के प्रमोटर्स होंगे,
वो पे करेंगे। जब तक कंपनी नहीं बनी तब तक तो कंपनी लायबल नहीं ना है किसी चीज़ के लिए, तब तक तो उसके तब तक जो जो कंपनी के वजूद में आने से पहले कोई बॉडी थी ही नहीं तो वो लायबल भी नहीं होगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है असल में? ये वो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये वो मिनिमम अमाउंट है जो कि अगर सब्सक्राइब की जाए, अगर ली जाए तो कंपनी आगे चलेगी। मीन्स द अमाउंट इज एनी फिक्स बाय द मेमोरेंडम या आर्टिकल अपॉन विच डायरेक्टर में प्रोसीड टू अलॉटमेंट। इसको ऐसे समझ लीजिए कि सर ये कंपनी एक इदारे ने ना वो कट, इंशाल्लाह मैं अभी भी वो की है और अगली बार इंशाल्लाह मैं पूरी सोसाइटी जो बनती है उसकी वर्किंग आपके साथ शेयर करूंगा और वो बिल्कुल शेयर कैपिटल वाली होती है। आपने पहले कहते हो जी हम जो है वो प्लॉट दे रहे हैं 5 मरला 10 मरला, और आपने सोचा था मिनिमम इतने लोग अगर आके प्लॉट खरीदेंगे तो हम ये वाली सोसाइटी शुरू करेंगे। अगर उतने लोग ही नहीं आते तो फिर आप सोसाइटी काटेंगे नहीं, फिर अलॉटमेंट भी नहीं करेंगे। सर समझ आ रही? इस तरह होता। आप पब्लिक को जिस डॉक्यूमेंट के जरिए इनवाइट करते हैं उनसे प्रोस्पेक्टस करते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस इशू ना करें तो फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। स्टेटमेंट इन ल्यू का क्या मतलब होता है? की जगह पर, प्रोस्पेक्टस की जगह पर जो स्टेटमेंट है। इशू अ प्रोस्पेक्टस बट कुड नॉट ऑब्टेन लिस्टिंग और स्टॉक एक्सचेंज। लो सर, ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया। चैप्टर 7 बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, जुम्मा है, बात तो आपकी ठीक है। 30 एक चैप्टर करना है मेरा ख्याल है, चैप्टर 7 करवा देता हूँ आपको। सेवन तो बिल्कुल छोटा सा है। चैप्टर नंबर 7, मॉर्टगेज एंड चार्जेस। सर असल में पैसा है कंपनी का, कंपनी का मतलब है शेयर होल्डर का। एससीसीबी को ये ध्यान होता है कि ये वाला पैसा जो शेयर होल्डर का है ये उसको, उस पैसे को या उस एसेट को जो शेयर होल्डर का है उसको गिरवी रखवा दें, उसकी बेस पर लोन ले लें, खुद पैसा लेके उसे मिसयूज ना करें। या मेरी बात समझ आ रही? ये असल जड़ ये। सबसे पहली तो बात है कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा होगा, अंडरस्टूड है, समझा जाएगा कि लिखा हुआ है कि जनाब बोरिंग कर सकते हैं। अ कंपनी हैविंग बोरिंग पावर्स हैज आल्सो पावर्स टू प्लेज और मॉर्टगेज इट्स प्रॉपर्टी और क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट एज सिक्योरिटी फॉर द बोरिंग। कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर बिफोर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। Memorandum of association shall be deemed to contain the powers to borrow money as loan, advance, credit from scheduled bank or financial institution. A company having borrowing powers has also powers to pledge or mortgage its borrowing or create a charge on its asset as security for the borrowing. Companies cannot exercise any borrowing powers before obtaining a certificate of commencement of business. तो इनहेरेंट बोरिंग पावर्स के अंदर वो कहता है भाई बोरिंग पावर होती है, ये शेयर कैपिटल हो या ना हो, मतलब कि कितनी होती है जी। बोरिंग पावर अंडरस्टूड है कि मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, यस
कंपनी का। अल्ट्रा वायर्स बोरिंग क्या होती है सर? अगर डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड बोरिंग करते हैं तो उसे अल्ट्रा वायर्स बोरिंग कहते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है। अगर डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड बोरिंग करते हैं तो उसे अल्ट्रा वायर्स बोरिंग कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ बोरिंग, बोरिंग की फॉर्म्स क्या होती है? कहते हैं बोरिंग by issuing debenture any security evidencing a debt shall effectively be a debenture। सर किस तरह बोरो की जा सकती है? डिबेंचर इशू करके, फिर लोन लेके, फिर डिबेंचर्स इशू करते हुए भी। डिबेंचर दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड वो होता है कि आपने डिबेंचर इशू किया हुआ है और उसके अगेंस्ट पैसे लिए, लेकिन आपने कोई सिक्योरिटी भी दी है। मैं अगर बैंक से लोन लेके अपना घर गिरवी रखवा देता हूँ तो सर ये सिक्योर्ड बोरिंग है। तो भाई एक सिक्योर्ड होती है और एक अनसिक्योर्ड होती है। मैं एसबीआई से बोरिंग लेता हूँ और वो मुझसे उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखते, वो अनसिक्योर्ड। बोरिंग्स फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से ही बोरिंग हो सकती है, कमर्शियल बैंक से, इन्वेस्टमेंट से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मुदारबा वगैरह। बाज़ औक़ात बोरिंग स्पॉन्सर्ड होती है। दिस टाइप ऑफ बोरिंग इज यूजली अनसिक्योर्ड। ये जो क्रेडिट जो स्पॉन्सर्स बोरिंग करते हैं, बोरिंग फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड स्पॉन्सर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। मिसाल के तौर पे अगर इदारे को चलाने वाला बंदा ही इदारे को लोन दे दे तो वो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी तो नहीं लेगा। तो भाई बाज़ औक़ात इस तरह की बोरिंग भी होती है और ये अनसिक्योर्ड होती है। जब आप बैंक से लेते हैं ये नॉर्मली सिक्योर्ड होती है। डिबेंचर वाली सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकती है। प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज। प्लेज क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी को देकर पैसे लेना प्लेज है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को देकर पैसे लेना, लोन लेना मॉर्गेज है। चार्ज क्या है? किसी पैसे लेते हुए किसी, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ अ डेट और अदर ऑब्लिगेशन दैट डज नॉट पास टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी टू होम द चार्ज इज गिवन। उसको चार्ज दे दिया लेकिन मालिक नहीं बनाया, टाइटल नहीं उसको दिया। सर उसके पास रखवा देना चार्ज। असल में होता है ऐसे है कि इसको ऐसे समझिए कि चार्ज बोझ को कहते हैं। मेरे पास ये मार्कर था, मैंने मार्कर आपको दे दिया और आपसे 10 रुपये उधार ले लिया, एक ही है। मेरे पास मार्कर था, ये पड़ा हुआ है। मैंने कहा अगर मैंने पैसे ना दिए तो तुम ये मार्कर ले लेना मेरा, ये चार्ज है। सर समझ आ रही है? चार्ज के अंदर प्लेज में फिजिकल पोजेशन दे दी जाती है। चार्ज के अंदर अ राइट टू टेक फिजिकल पोजेशन तब आता है जब आपने उसको, मैं पैसे ना दूं तो फिर तुम लेना। यार फर्क समझ आया चार्ज और प्लेज में? मॉर्गेज तो यार जमीन है, ਉਹਦਾ तो मसला ही नहीं, उन्हें तो उत्थे ही रहना। प्लेज ये है कि मैंने आपको मुझे मोबाइल देके आप चले जाएं। प्लेज ये है कि मैंने आपको कोई चीज दे दी उसके अगेंस्ट, वो मैंने कहा मैं पैसे दूंगा आपसे वापस ले लूंगा, ये प्लेज है। और चार्ज ये है कि वो पोजेशन, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग। सर फिक्स चार्ज होता है, गाड़ी सामने खड़ी है, मैंने कहा LEW130, ये चार्ज होता है। फ्लोटिंग होता है, मेरे पास 6 गाड़ियां हैं यार, तुम्हारा मैंने कितना देना, 75 लाख। मेरी व्हीकल पे चार्ज है, अगर तुम्हारे पैसे ना दिए तो मैं इन गाड़ियों को बेचकर, या मैं इस गाड़ी में से 75 लाख की गाड़ी तुम्हें दे दूंगा।
फिक्स नहीं की, ये फ्लोटिंग है। इन्वेंट्री 2 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है, 30 लाख का लोन ले लिया है, फिक्स नहीं है कि इस आइटम पर चार्ज है, फ्लोटिंग है कि यार ये जितने 2 करोड़ है ना इसमें से 30 करोड़ पे चार्ज है, यानी इस इन्वेंट्री के ऊपर बोझ है, इस इन्वेंट्री के ऊपर कर्जा है 30 लाख रुपए का। सर समझ आ रही है? ये होता है फ्लोटिंग और वो। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है। प्रेज जो होता है ना वो मूवेबल एसेट के लिए होता है, मॉर्गेज होता है वो इमूवेबल के लिए होता है, बस मेजर यही बात है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, किस किस चीज पे मॉर्गेज है सर, ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेज किस किस चीज पर हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आखिरी बात है इसकी, रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, वो कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी टू गेट द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। सर 30 दिन के अंदर ये ड्यूटी होती है कंपनी की कि वो पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज रजिस्टर करा ले रजिस्ट्रार से 30 दिन के अंदर और रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ये अब प्रोविजन अप्लाई होगी कंपनी पर जो एक्वायर करें प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज या चार्ज। एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन ऑल्सो रजिस्टर मॉर्गेज और चार्ज विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days. Interested person shall be reimbursed by company for costs properly incurred in getting mortgage or charge registered. Every person buying any property of company shall be deemed to have constructive notice of the fact that the asset is subject to mortgage or charge. सर जी प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज क्या है। मॉर्गेज या चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, रजिस्टर कैसे कराना है इसकी बात तो कर ली। मॉर्गेज पाकिस्तान से बाहर किया, क्रिएट पाकिस्तान से बाहर हुआ है या मॉर्गेज पाकिस्तान के अंदर हुआ है। अगर पाकिस्तान से बाहर हुआ है तो जब डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में आए हैं उससे 30 दिन, और अगर मॉर्गेज पाकिस्तान के अंदर हुआ है तो फिर तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद द अथॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल आल्सो भी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। मॉर्गेज या चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान, प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर है, उस पर मॉर्गेज भी पाकिस्तान से बाहर हुआ है। प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है लेकिन मॉर्गेज पाकिस्तान में हुआ है तो मसला नहीं है। प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर है और मॉर्गेज भी पाकिस्तान से बाहर हुआ है तो फिर जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसके 30 दिन काउंट होंगे, अदरवाइज नॉर्मली 30 दिन है। अच्छा जी, सिर्फ 5 मिनट, 1:30 बजे है ना जमात, बस मैं आपको 2-3 मिनट में फ्री करूँ। ये 2-3 बातें रहेगी। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो मॉर्गेज चार्ज वॉइड हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मॉर्गेज इन द पर्टिकुलर, अब जाहिर बात है, अब जिसका मतलब है कि लिक्विडेटर मॉर्गेज और चार्ज को नहीं मानेगा। अब मसला दोनों के लिए बन गया है। जिसने लोन दिया हुआ है अगर कल को लिक्विडेटर आए और कहे भी मैं इस मॉर्गेज को नहीं मानता तो उसका तो नुकसान हो गया है सर जी, उसकी तो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी रजिस्ट्रेशन कराने में जितना लोन देने वाला इंटरेस्टेड होता है उतना ही लोन लेने वाला भी इंटरेस्टेड होता है। आमतौर पे तो हमने उसको बताना है ना रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर, यही तो आपको बताया कि विद इन 30 डेज इंटरेस्टेड पर्सन शैल ऑल्सो रजिस्टर मॉर्गेज 30 दिन के अंदर। लो सर, मॉडिफिकेशन इन द पर्टिकुलर्स था। फिर उसके बाद है पेमेंट, जब पैसे दे दें तब क्या करना है, ये अगली बात है। पैसे दे दें तब क्या करना है, और एक है रेक्टिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज। सर ये 2 बातें और लास्ट में रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, ये 3 बातें हैं,
इसको भी साथ आप तैयार कर लीजिए, जुम्मे का टाइम है। मैं बस आपको एक क्विकली ये बता दूंगा, ये तीनों चीज़ें याद करने के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही है सर, इंशाल्लाह आगे हम इसको कवर कर रहे होंगे। एक मिनट इसको पॉज कीजिएगा जी। जुम्मा प्रेयर की वजह से हमने ये क्लास यहाँ पर क्लोज़ की है। अलबत्ता हमारी 3 बातें जो हैं वो सेशन 1 में रह गई हैं। आज हम एक सेशन ही कर पाए हैं जुम्मा ब्रेक की वजह से, और इसी सेशन को ही अपलोड किया जा रहा है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह कल इसका दूसरा सेशन होगा और कल बाकी एरिया भी कवर कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।